69 बीपीएससी के संदर्भ में अभी हम चर्चा करेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि इसका प्री एग्जाम जो एक्सपेक्टेड किया गया है, बताया गया है कि सितंबर में होना है। तो सितंबर माह में जो प्री होगा उसके संदर्भ में अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू जो है फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 69 बीपीएससी में यह विशेष क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इस 69 बीपीएससी किन किन संदर्भ में विशेष है, विशेष क्यों। दूसरा हम इस पर बात करेंगे इसकी स्ट्रेटजी या रणनीति के बारे में, रणनीति क्या होनी चाहिए। और तीसरा बुक लिस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 68 में अब देखे होंगे जो प्रश्न की प्रवृत्ति जो पूछा गया है, पैटर्न वगैरह क्या चेंजेस किया गया है, उसी संदर्भ में हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पढ़ना किस संदर्भ में है, कौन कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 68 विशेष क्यों है। तो दोस्तों विशेष कई रूपों में है। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट इसका 1000 प्लस होने जा रहा है। तो यह एक बड़ी विशेषता है कि बड़ी वैकेंसी है कि 68 में जहां देखे होंगे कि काफी कम सीटें थी, इसी संदर्भ में 69 काफी सीटों के साथ आ रही है। दूसरा अभी तक जो जानकारी मिली है कि इसमें एसडीएम और डीएसपी दोनों सीटें हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एसडीएम का लगभग 58 सीट के आसपास बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है 58 सीटें होंगी और डीएसपी का 53 के आसपास है। आरओ का भी काफी अच्छा सीट इसमें आ रहा है, तो आरओ भी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे से पोस्ट है, लेकिन जो जानकारियां मिली है कि एसडीएम डीएसपी दोनों है, तो जो बच्चे एसडीएम के लिए तैयारियां में लगे हुए होंगे उनके लिए एक बेहतर मौका है। तो ये रहा। दूसरा इसमें एक विशेषता और है कि इसका जो पैटर्न है वो क्लियर हो गया। 68 में काफी ज्यादा दिक्कत थी, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव पहली बार आई थी तो क्या है होगा, प्रश्न की स्वरूप कैसे होंगे, किन किन सेक्टर पर अधिक फोकस होगा, ये काफी ज्यादा ऊहापोह बना हुआ था। 69 में क्लियर है। पहला निगेटिव मार्किंग है, दूसरा की ऑप्शन ऑफ 4 होने जा रहा है। तो भले ही वो मांगे हैं चेयरमैन साहब कि उसमें से देखा जाएगा, लेकिन लगभग मानिए खत्म है, आपका 4 ही ऑप्शन पूछा जाएगा। तो 4 ऑप्शन के बाद प्रश्न के स्वरूप में भी काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 वाले में मैंने बोला था कि असर्शन रीजन से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि फिट नहीं बैठता उस पर, लेकिन जब 4 ऑप्शन होंगे तो बिल्कुल असर्शन रीजन कथन कारण जो होता है वो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, या मान के चलिए। तो इस तैयारी पर आप क्लियर रहें, इस तरीके से भी पढ़ना है आपको। दूसरा है कि निगेटिव मार्किंग है ही इसमें। इसके अलावा आप देखिएगा कि यह पता चल गया कि अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना होगा। काफी क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाकर पूछा गया है, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, यह भी क्लियर है। फिर इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी, फैक्ट भी है, और फैक्ट के लिए आप जो पहले से बुक पढ़ते आ रहे हैं उनका भी मदद लेना होगा आपको। तो ये रहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है किन किन सेगमेंट से पूछा जाना था, ये बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। जैसे देखिएगा कि कुछ चीजें जैसे बिहार को अभी तक लेके चला था, ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 35 क्वेश्चन लगभग बिहार से पूछा गया। और बिहार में सबसे विशेषता है कि पहले लोग केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी फोकस करते थे, इस बार हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सभी खंड से पूछे गए हैं, तो यह इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा है कि बिहार के इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं कि दूसरा सेगमेंट इकोनॉमी, जो अभी तक लोग मान रहे थे कि कुछ आंकड़े वगैरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 10 थे और आने वाले समय में भी लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा ही। पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन थे, लेकिन ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो नहीं पूछा जा रहा था इस बार काफी ज्यादा पूछा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब इकोनॉमी में भी थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल पकड़ लेकर चलें। इसके अलावा देखिएगा कि मैथ और रीजनिंग, यह भी क्लियर हो गया कि मैथ और रीजनिंग लगभग आपके 5-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी रहेंगे। और इस बार देखे होंगे रीजनिंग काफी टफ क्वेश्चन था, तो आप प्रैक्टिस करके चलें, जो नियम वगैरह है वो आप करते हैं। तो यह पता चल गया कि अब पढ़ना क्या है, किन स्वरूप पे पढ़ना है, पैटर्न क्या होगा बीपीएससी का आगे आने वाले समय में, यह क्लियर है। तो
तो क्लियर है, तो भैया आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा रणनीति के बारे में देखते हैं। तो रणनीति पे हम चर्चा करेंगे दोनों चीजों पर, मेंस और प्री, दोनों एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस इन रूपों में कि केवल आप प्री पास करके क्या कर लीजिएगा, मेंस तो इसलिए आपको लेखन डेवलप करना ही होगा, आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं बीपीएससी में, ना कि केवल पीटी पास करके 50,000 रुपया लेगा। तो मेंस आपको पढ़ना ही होगा, और पढ़ने के लिए आपके पास जो प्री के बाद लगते हैं उनके पास समय नहीं होता है। मात्र 2-2.5 महीना दिया जाएगा, तो 2-2.5 महीना में आप रिविजन करिएगा या फिर पढ़िएगा। तो स्वाभाविक सी है कि चीजों को आप पहले पढ़ते रहे। दूसरा, इसका प्रश्न जो स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया है। एक बात मैं यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि चेयरमैन सर का एक स्टेटमेंट था कि अब सभी प्री एग्जाम कंबाइंड लिए जाएंगे। तो वैसे एग्जाम जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और जिनका लेवल एक बराबर होता है, जैसे कि बीपीएससी में सिविल सर्विसेज, सीडीपीओ, अकाउंट ऑफिसर, AAO, ऑडिटर, तो ऐसे एग्जाम जिनकी प्रवृत्ति एक समान हो, सभी कंबाइंड रूप से लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा करने के पीछे मूल कारण उनका था, या कहना भी है कि इससे बच्चों को मेंस के लिए समय मिलेगा। प्री जो बार बार लगातार हर वर्ष कभी ना कभी ये वो इस तरह होता रहता है, वो सब एक जगह कंबाइंड होगा, तो निश्चित तौर पे समय मिलेंगे बच्चों को और वो अपने मेंस पर फोकस करेंगे। इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि मेंस पर अधिक बच्चे ध्यान दें। तो आपको इस चीज को मानकर चलना होगा कि मेंस का स्वरूप में परिवर्तन होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें जो मेंस में परिवर्तन किया गया है, शॉर्ट नोट्स जोड़ा गया है प्रत्येक सेगमेंट के साथ। जैसे हिस्ट्री से है शॉर्ट नोट्स, करेंट अफेयर्स एंड IR इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से है, उससे भी शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा पॉलिटी से शॉर्ट नोट्स, इकोनॉमी से शॉर्ट नोट्स, साइंस एंड टेक से, इन्वायरमेंट से शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स यह बताते हैं कि अब आपके डायमेंशन व्यापक होंगे। तो निश्चित तौर पर मेंस की फोकस करना होगा। प्री आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, 3-4 महीना रहता है तो फिर लगिए, लेकिन अभी जब आपके पास समय है 6-7 महीना, तो आप 2-3 महीना मेंस पर फोकस कीजिए। मेंस के लिए करना क्या होगा? तो पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 स्वरूप हैं, एक जीएस वाले खंड है और दूसरा है एसए, ठीक है। जीएस और एसए, जीएस वाले खंड में भी 2 स्वरूप है, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर प्रत्येक सेगमेंट का आप पहले टॉपिक क्लियर कीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक बनते हैं या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नोट्स तैयार रखिए। आप नोट्स तैयार करने में ही देखिएगा काफी समय निकल जाएगा, और एक बार कम से कम आप ढंग से कर ले जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स या फिर आपका जो लॉन्ग आंसर है, तो आप 2-2.5 महीना में आराम से रिवीजन करके उसको लिख सकते हैं। टेस्ट से जुड़कर, टेस्ट के माध्यम से अपने आप को आकलन करके और सुधार कैसे हो, इससे आप टीचर हो या जो भी मेंटर वगैरह उनसे जुड़कर बातें कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी होगी। एसए की बात है दोस्तों जहां तक, तो एसए में 2 है, एक ओवरऑल और दूसरा बिहार सेगमेंट। तो बिहार वाले काफी ज्यादा ये बना हुआ है कि क्या पूछा जाएगा, उस पर हम लोग लगातार बात करते आएंगे और उस पर चर्चा भी करते रहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे इसको लिखना है। तो वो ऐसे खंड का है। हमें बस ये कहना था कि आप एक कॉपी बनाइए और कॉपी में ये सब टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर आप लिख के एक जगह कलेक्शन करके रखिए। फिर इसी पर इससे का भी तैयारी करते रहिए लगातार, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। बुक लिस्ट में हम चर्चा करेंगे। प्री की बात है जहां तक, तो प्री में दोस्तों आपके पास जो तैयारी करनी है, 2 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। एक, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फैक्ट भी है और दूसरा कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट दोनों पर आधारित करना है, तो आपको एनसीईआरटी पर भी फोकस करना पड़ेगा और दूसरा एडवांस बुक, दोनों लेकर चलना होगा। कुछ लोग बोलेंगे सोल्यूशन वगैरह, जो एडवांस बुक लूसेंट नहीं है दोस्तों, वो फैक्ट है, पॉइंट आउट रहता है उसमें कब करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है इसकी बात भी करेंगे। तो ये आपको प्री के लिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक एनसीईआरटी और एडवांस बुक लेकर चलेंगे, ठीक है। एडवांस बुक में लिए क्या है नहीं है वो भी हम चर्चा करेंगे भी। कुछ लोग का कहना है कि सर एनसीईआरटी के लिए
महेश बनवाल सर का बुक आती है, ठीक है ना, वो पढ़ ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। मुझे मानना है कि वो इतना आप फैक्चुअल नहीं पढ़े, क्योंकि बुक अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे असर्शन रीजन जहां पे पूछा जाएगा, वो आपके अंदर एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। इसके लिए कहानी नुमा पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कहानी नुमा पढ़ते हैं तो वही चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, जो दिमाग में बना रहता है, और ये आपको काफी ज्यादा मदद करता है आपको एग्जाम में, क्योंकि आप फैक्ट नहीं भी कभी कभी रट पाते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे वो कहानी ही याद आता है कि नहीं ये चीजें थी उस समय, और वो आपको बड़ा मदद करता है क्वेश्चन क्लियर करने में। यूपीएससी में भी देखिएगा लगातार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी थ्रू आउट एक बार दो बार पढ़ लीजिए, फिर तो एडवांस बुक है ही आपके पास, तो कोशिश कीजिए कि जिसमें कहानी नुमा दिया गया हो वह बुक आप फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट पर, कि बुक लिस्ट क्या हो। तो दोस्तों बुक लिस्ट के लिए जो हम बात करेंगे, सब्जेक्ट पहला है हिस्ट्री, इसमें 4 खंड है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और बिहार। आप किसी को कम नहीं समझिए, एंशिएंट में देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया इस बार, 5 क्वेश्चन के आसपास में है, तो 5 ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मिडिएवल में भी 2-3 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुकें हैं उसमें आप एनसीईआरटी ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये, एनसीईआरटी में जो रहेगा। मिडिएवल के लिए भी एनसीईआरटी, मॉडर्न के लिए भी एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए, प्लस इसके लिए आप इसके अलावा स्पेक्ट्रम, इन दोनों के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत या फिर कोई अन्य बुक जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लूसेंट देख लीजिए, बहुत है, ठीक है। तो एंशिएंट मिडिएवल के लिए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, और मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम, लूसेंट से काम नहीं चलेगा। बिहार के लिए आप 2 बुक है आपके पास, एक तो इनका है इम्तियाज सर का, इम्तियाज अहमद सर का बुक है, दूसरा आप क्राउन, यह भी देख सकते हैं, कोई एक बुक लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए बात करते हैं तो जियो के लिए 2 स्तर पे है, एक ओवरऑल जो होती है इंडिया प्लस वर्ल्ड, और दूसरा बिहार। इंडिया एवं वर्ल्ड के लिए एनसीईआरटी देख लीजिए, प्लस महेश बनवाल सर का बुक है समग्र भूगोल, बहुत अच्छी बुक है, याद रखिएगा समग्र भूगोल लेना है, क्योंकि यह बुक आपको ना केवल पीटी में बल्कि मेंस में भी काम आएगा, तो समग्र भूगोल पर लीजिए। बिहार के लिए आप क्राउन बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी है, मेरा मानना है कि क्राउन आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है इम्तियाज अहमद से, क्योंकि वो केवल हिस्ट्री सेगमेंट के लिए ही अच्छी बुक है, बाकी अपडेट नहीं होने की वजह भी बहुत बड़ा कारण होता है, तो क्राउन आप ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी पर, तो पॉलिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए वीडियो में भी बताया जा रहा है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, तो कोई बुक प्रतियोगिता दर्पण दुनिया जहां जो भी है। दोस्तों आपको केवल क्या बुक का एक जमा करता जाना है, नहीं ना, तो प्री और मेंस दोनों को एक साथ आप लेके चले। शॉर्ट नोट्स ऐसे भी आपको लिखना होगा, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपके पास एक अच्छी बुक, एडवांस बुक होनी चाहिए, और मेंस लॉन्ग आंसर तो है ही, प्री भी साथ साथ बेहतर हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वह है एम लक्ष्मीकांत की, इसको 1 बार 2 बार कम से कम आप ओवरऑल देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। जो फैक्चुअल है वो तो काम आपका लूसेंट से भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, ना केवल पीटी, आपको मेंस में भी मदद करेगा, एक बुक से आप पीटी मेंस दोनों क्लियर कर लीजिएगा। इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जा रहा है क्वेश्चन, आप देखे होंगे, तो आप यहां चाहें तो परीक्षा वाणी से काम चला लें, परीक्षा वाणी की बुक है, क्योंकि लाल वगैरह है, तो उसका जो भाषा है वो बहुत टफ है, तो आपको इजिली वे में इकोनॉमी में परीक्षा वाणी में मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है। तो ये रहा। इसके अलावा देखिएगा कि
इस बार भी प्रश्न 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है और लगातार पूछा जाता रहा है। बायो के सेगमेंट में क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो लुसेंट लाई है, आप उससे भी काम चल जाएगा। बहुत नया वाले लुसेंट में काफी चीजें जोड़ी गई है, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ चाहें तो परीक्षा वाणी की बुक एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये या फिर इसके अलावा लुसेंट देख लीजिए। साइंस के लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो भी 9+10 दो ही पढ़ना है आपको। अदर के लिए 9, 10, 11, 12 जा सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, लेकिन आप साइंस के लिए 9, 10 काफी है, ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा लुसेंट काफी है इतना। ठीक है, तो ये आप इतना कर लीजिए। अब कुछ लोग करंट के भी बोल रहे हैं, तो करंट में देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पहले। तो लोग बहुत सारी जो वन लाइनर क्वेश्चन खासतौर पर बुक वगैरह निकलती है, काफी बुकें हैं, तो उससे काम चल जा रहा था। लेकिन अब इस बार ऐसा हो गया कि आपका वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। अब 10-12 क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या 10-12 क्वेश्चन से सिलेक्शन आपका हो जाएगा? तो स्वाभाविक सा आंसर है कि नहीं, आपको एटलीस्ट 20+ करने हैं। तो इसके लिए आपको मंथली मैगजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहला बुक जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण। काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा है क्रॉनिकल, आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छी बुक है। या फिर आप चाहें तो दृष्टि मैगजीन आती है जो मंथली, वो आप देख सकते हैं। तो कोई एक देखिए। और हाँ, जो वन लाइनर बुक है, बहुत सारी बुक है, हम किसी पर्सनली नाम नहीं बताएं, जो आपको अच्छा लगे। तो आप वन लाइनर बुक एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले आप उसको केवल फैक्चुअल टाइप का आप नोट्स ना बनाकर उसी बुक को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आप स्ट्रेटजी अपनाइए तो आपके रिजल्ट निश्चित तौर पर हो जाएंगे। बुक भी कौन कौन फॉलो करना है, और सभी बुकों को हटा दीजिए बिल्कुल। आपके जो पढ़ने वाली बोर्ड है या फिर जो भी आपका बेंच वगैरह जो भी है, उस पर इन बुकों को रखना है और पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, इतना आज, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, थैंक यू।